हाँ तो देखिए, अभी हमने देखा था लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। अब होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे जब सरफेस वाले डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर करेंगे, जैसे प्लेट, डिस्क। तो अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला सीख लिया हमने, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो इसमें सबसे पहला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, तो पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो टास्क ये है कि हमारे पास एक वायर है और जो स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर है, और इस स्ट्रेट वायर के कारण हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मान लीजिए हमें इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और इस वाले पॉइंट का जो यहाँ से डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हमें दिया है कि वो डिस्टेंस है r, ठीक, और ये वाला डिस्टेंस दिया है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी है, हमें चार्ज डेंसिटी दिया है वो है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। और इसको जब हम इसे ज्वाइन करेंगे तो हमारे लिए एंगल भी दिए हुए हैं कि कौन सा एंगल कितना होगा, गिवन है हमारे लिए। तो मान लेते हैं अगर ये ऐसे एंगल मेजर किया जाए तो ये एंगल है θ1, और ऐसे ये एंगल मेजर किया जाए मतलब नीचे वाले पॉइंट का, वो है θ2। मतलब ऊपर वाले पॉइंट को अगर ऐसे क्लॉकवाइज में मेजर करें, अच्छा ये लाइन कौन हुई, ये लाइन हुई एंड पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन। ये लाइन कौन हुई, एंड पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन। और ये क्या हुआ, ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना r। और हमारा टास्क है कि इस पॉइंट A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A कितना होगा, ठीक। अब देखिए इसको मैं सॉल्व करके समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा। डेरिवेशन करते हैं इसका कि डेरिवेशन कैसे आएगा। तो आप एक वायर कंसीडर करिए, ये आपका वायर है और ये आपका पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए वहां से परपेंडिकुलर डालिए, पहला टास्क। अब आप क्या करिए, परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल पे जाके, परपेंडिकुलर से किसी थीटा एंगल पे जाकर एक वायर पे पॉइंट कंसीडर करिए। तो मान लेते हैं ये हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया, और ये हमने यहां से कितने एंगल पर गए, हम थीटा एंगल पे। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी, चलो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक। अब आप क्या करिए, इस x को, इसको सेंटर मानते हुए, इस x को रेडियस मानते हुए आर्क घुमाइए। तो जब आप आर्क घुमाएंगे तो आर्क कैसे घूम जाएगा, और ये रेडियस है और ये आर्क है, तो एंगल ये कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो ये आपने घुमाया और इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा डायग्राम सही बनाते हैं। ऐसे ज्वाइन कर लीजिए और इसको ऐसे फर्दर आगे बढ़ा लीजिए, ठीक। अब ऐसे देखिए, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो ऐसा करिए, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को आप मान लीजिए डी थीटा। ये एंगल कितना हुआ आपका, डी थीटा। अब अगर ये x आपका रेडियस है और इसको आपने सेंटर माना है, तो जो ये वाला लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, x d थीटा, क्योंकि आर्क लेंथ क्या होती है, r इंटू एंगल। तो ये आर्क होगा, पर इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल है, टेंडिंग टू 0 है। अब सोचिए ये एंगल अगर थीटा है तो जो ये वाला एंगल आएगा आपका, ये वाला एंगल भी कितना आएगा, थीटा। इसका मतलब जो यहां से यहां तक का जो ये लेंथ हुआ, यहां से यहां तक का जो ये लेंथ हुआ वायर का, ये जो लेंथ हुआ यहां से यहां तक का, इस लेंथ को अगर मैं dl नाम दूं, तो इस dl की जो वैल्यू होगी, वो dl की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो सोचिए dl का cos थीटा वाला कंपोनेंट क्या आना चाहिए, x d थीटा। dl का cos थीटा वाला कंपोनेंट किसके बराबर आना चाहिए, x d थीटा। तो ये dl क्या रहा होगा, ये dl रहा होगा x d थीटा sec थीटा। तभी तो इसका cos थीटा वाला कंपोनेंट किसके बराबर आएगा, sec थीटा के बराबर आएगा। अब बात करते हैं x लेंथ कितनी होगी, तो अगर ये रेडियस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर r है, तो इस x की वैल्यू क्या आएगी, तो फिर से सोचिए x cos थीटा r के बराबर आना चाहिए। तो ये x कितना रहा होगा, ये x बराबर रहा होगा r इंटू sec थीटा, ठीक। अब आप क्या करिए, ये जो वायर है, इस पे वायर पे जो ये थोड़ा सा चार्ज होगा यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथ है dl, इस पे जो चार्ज होगा dq,
इस dq का वैल्यू कितने बराबर आएगा? तो dq का वैल्यू बराबर आएगा लैम्डा इंटू dl, क्योंकि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म। तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, मतलब जो लैम्डा है वो क्या है? कांस्टेंट। लैम्डा कांस्टेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हमारा? यूनिफॉर्म है। तो हम dl की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, तो dq का जो वैल्यू आया, मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ dq को क्योंकि यहाँ मुझे कंपोनेंट वगैरह का जरूरत पड़ेगा, मैं यहाँ लिखता हूँ। तो जो मेरा dl आया, सॉरी जो मेरा dq आया वो dq किसके बराबर आएगा? लैम्डा इनटू लेंथ, क्योंकि मुझे इस dl लेंथ पे चार्ज चाहिए ना, लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब अगर इसमें dl को पुट कर दिया जाए तो dq का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया? वो आया x sec थीटा d थीटा। अब इसमें x की वैल्यू भी पुट कर दी जाए तो dq का जो वैल्यू आया वो किसके बराबर आया? वो आया r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो थोड़ा सा एलिमेंट जो हमने माना है, इसके कारण जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा DE। तो अगर इस DE का वैल्यू लिखा जाए, DE का वैल्यू लिखा जाए तो ये आएगा k दैट dq अपॉन, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है? x, तो k dq अपॉन x का स्क्वायर। ठीक, अब मुझे लिखना है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप क्या करिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट करिए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इस D का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या रहेगा? थीटा। तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? DE cos थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, ये कितना आएगा? DE sin थीटा। ठीक, तो इस कंपोनेंट को मैं अलग इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मैं इस कंपोनेंट को अलग इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेशन, तो मैं इधर वाले सारे कंपोनेंट सम करूंगा तो इधर वाला फील्ड मिलेगा, इधर वाले सारे कंपोनेंट सम करूंगा तो इधर वाला फील्ड मिलेगा। अब मैं आपको सम करके दिखाता हूं, तो ऐसा करते हैं, पहले मैं d cos थीटा का इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं बोल देता हूं x डायरेक्शन। ठीक, तो मैं पहले आपको ex लिख के दिखाता हूं। तो ex कहां से आएगा? ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ de cos थीटा। ठीक, अब इसमें वैल्यू पुट किया जाए, ex इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ de, d का वैल्यू किसके बराबर है? k dq अपॉन x स्क्वायर इनटू cos थीटा। ठीक, अब इसमें बाकी सारी वैल्यू पुट कर दी जाए, तो जो आपका ex आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन k इनटू dq, तो k अपॉन x स्क्वायर, x किसके बराबर? r sec थीटा, तो ये आया r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा इनटू, तो k अपॉन x स्क्वायर हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? dq से, तो dq किसके बराबर है आपका? dq बराबर है आपका r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और यहां साइड में कौन मल्टीप्लाई हो रखा है? cos थीटा, तो यहां cos थीटा लिख दीजिए। आप देखिए sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कट गया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचता है कि ex की जो वैल्यू है वो जो कांस्टेंट है उसको बाहर फेंक दीजिए। तो कांस्टेंट कौन है आपका? r, एक लैम्डा और रहा होगा dq में, dq में हमने लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो मैं यहाँ अलग कलर से मेंशन करता हूँ। एक लैम्डा और आएगा ना dq में, यहाँ एक लैम्डा और आएगा। ठीक, तो k dq यहाँ पे पुट किया होगा, यहाँ एक लैम्डा और आया होगा, ये लैम्डा। ठीक, अब जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, तो k लैम्डा अपॉन r कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। अंदर इंटीग्रेशन में क्या बचेगा? अंदर इंटीग्रेशन बचेगा cos थीटा d थीटा। ठीक, अब इस इंटीग्रेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। तो cos थीटा, अब पहले लिमिट लगाना सिखा देता हूं मैं, लिमिट कैसे लगाएंगे। तो देखिए मैंने थीटा इस डायरेक्शन में जाते हुए मेजर किया है, तो इस वाले के लिए जो थीटा आएगा वो पॉजिटिव लेंगे और इस वाले के जो थीटा आएगा वो नेगेटिव लेंगे। तो इस वाले के लिए थीटा कितना आ जाएगा? -θ2, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड θ2 है, और मैंने इस डायरेक्शन, मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो इधर वाला क्या लेंगे? नेगेटिव। तो इसका -θ2 और उसका +θ1, तो जब इसको इंटीग्रेट किया जाएगा तो ये आएगा -θ2 से लेके +θ1 तक। ठीक, इसको मैं साइड में लिख के दिखाता हूं आपको। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? sin थीटा। तो ये कितना आया? ex जो आया वो आया k लैम्डा अपॉन r, cos थीटा इंटीग्रेशन sin थीटा, लिमिट पुट करिए तो ये आ गया sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक, अब हम चालू करते हैं दूसरे वाला इंटीग्रेशन। कौन सा? ये y डायरेक्शन वाला इंटीग्रेशन, मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट कितना फील्ड लाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
तो E डाउनवर्ड में लिख देता हूं इसको पहले, ठीक। ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, ठीक। तो ये क्या था, देखिए ये था इंटीग्रेशन डी cos थीटा। तो आप यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करिए, तो देखिए डी ऐसे पुट किया जाएगा और इस cos थीटा की जगह सिर्फ क्या आएगा, sin थीटा। इस cos थीटा की जगह सिर्फ क्या आएगा, sin थीटा। इस cos थीटा की जगह सिर्फ क्या आएगा, sin थीटा। मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रेशन ऑफ k लैम्डा अपॉन r। k लैम्डा अपॉन r कांस्टेंट को बाहर फेंक देते हैं, तो k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन, यहाँ पे cos की जगह क्या आएगा, सिर्फ sin, तो sin थीटा d थीटा। और लिमिट तो सेम है, जो लिमिट यहां लगी थी वही लिमिट वहां लगेगी। तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, -θ2 से लेकर +θ1, ठीक। अब इसमें sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos थीटा। तो ये जो इंटीग्रेशन आया आपका वो आया माइनस ऑफ k लैम्डा अपॉन r इंटीग्रेशन sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, माइनस को बाहर फेंक दिया और लिमिट पुट कर दीजिए cos θ1 माइनस cos θ2। ये कौन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, ठीक। अब इस चीज को आप ऐसे देखिए, मैं यहां पे इस चीज को पूरे डेरिवेशन को यहां समराइज करता हूं कि ये हमारा वायर था, इस वायर के कारण हमने इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। तो इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट आया था, ये किसके बराबर आया था, ये बराबर आया था k लैम्डा अपॉन r sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक। अब बात करें जो डाउनवर्ड वाला कंपोनेंट था वो किसके बराबर था, -k लैम्डा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2। तो अगर इसको डाउनवर्ड की जगह मैं अपवर्ड लिखूंगा तो ये माइनस हट जाएगा, तो मैं यहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में लिख देता हूं, इस डायरेक्शन। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया वो कितना आया, वो आया k लैम्डा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक। तो इस अपवर्ड डायरेक्शन को हम अगर y बोलें और इस डायरेक्शन को अगर हम x बोलें, तो जो हमारा ex आया, ex किसके बराबर है, k लैम्डा अपॉन r sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक। और अगर हम ey को बोल रहे हैं तो ey किसके बराबर है, ey बराबर है k लैम्डा अपॉन r cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक। अब इस फार्मूले में देखिए कभी कभी बच्चों को θ1 और θ2 पुट करने में कंफ्यूजन होता है, तो मैं एक आपको रूल बताता हूं, आप उस रूल को फॉलो करिएगा कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से परपेंडिकुलर डालिए, कहां पे, वायर पे। तो मैं यहां लिख देता हूं रूल्स, तो इससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पहला, ड्रॉ द परपेंडिकुलर, पहला क्या हो गया, ड्रॉ द परपेंडिकुलर। फिर क्या हो जाएगा, जॉइन द एंड पॉइंट्स ऑफ द वायर, जॉइन द एंड पॉइंट्स ऑफ वायर विद दैट पॉइंट। कौन सा पॉइंट, जहां फील्ड निकालना है उस पॉइंट से, विद दैट पॉइंट। तो कौन से पॉइंट से ज्वाइन करना है, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। अब आप क्या करिए, तो जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूं, तो ये मेरा वो पॉइंट है जहां फील्ड निकालना था। तो पहला टास्क क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। दूसरा टास्क क्या है, लाइन जॉइनिंग बनाइए। अब क्या करिए, परपेंडिकुलर से ऊपर वाले वायर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए एंगल मेजर करिए, मतलब ऊपर वाली लाइन जॉइनिंग को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करिए और नीचे वाले को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करिए और वो एंगल लाके यहाँ पे पुट कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि तो इस वाली लाइन को हम क्या नाम दें, इसको बोलते हैं लाइन जॉइनिंग ऑफ अपर एंड और इसको नाम दे देते हैं लाइन जॉइनिंग ऑफ लोअर एंड। तो एंगल द मेजर measure the angle for upper point in clockwise direction, ठीक।
और जो आपका ये जो नीचे वाला एंड पॉइंट है ये वाला, इस वाले एंड पॉइंट के लिए आप क्या करिए, तो उसके लिए मैं लिख देता हूं मेजर द एंगल, फोर्थ पॉइंट, मेजर द एंगल फॉर लोअर पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, θ1, और यहां से आपको क्या मिलेगा, θ2, और ये जो एंगल आएंगे ये आपके θ1 और θ2 होंगे, और इन θ1 θ2 को इस फॉर्मूले में ले जाकर पुट कर दिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, Ex और Ey का वैल्यू।